आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा नेचर कैसे काम करती है, कैसे अपना प्रभाव छोड़ जाती है, कैसे कुछ लोग एथिस्ट होने के ढोंग करके सारे डिबेट जीतने की दावा करते हैं, कुछ अनपढ़ों से डिबेट करके और विज्ञान दृष्टिकोण रखने की खोखली दावा करके समाज में नफरत फैलाते हैं, भगवानों को गाली देकर। नेचर के कुछ लॉज को भी इस वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। कैसे फीमेल को नेचर ने सेलेक्टिव बनाया है उस पर भी बात करूंगा। मल्टीपल ऑर्गेनिज्म के ऑप्शन लेकर, जैसे कि एनिमल लाइक लायन, हनी बी और लास्ट में कॉम्प्लेक्स टॉपिक ह्यूमन पर भी। ह्यूमन में भी मेल और फीमेल के पार्टनर सिलेक्शन जैसे संगीन टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, जो ज़्यादातर समाज में इस तरह की बातें नहीं होती है, ताकि कुछ हद तक आप नेचर को समझ सको, आगे आपकी लाइफ कॉम्प्लेक्स से इजी हो सके। यूँ तो कहा जाता है टाइम ट्रेवल सिर्फ लाइट के स्पीड से ही चलने पर संभव है, लेकिन मैं आज के इस वीडियो में लॉजिकली आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप जब चाहो तब टाइम ट्रेवल कर सकते हो, मतलब आपको आपके ब्रेन की कैपेसिटी का एहसास दिलवाऊंगा। नेचर में किसी इंडिविजुअल मेल या फीमेल में से किसी एक को ही ब्रेकअप का सबसे अधिक दर्द होता है। इसे डिटेल में विथ लॉजिक समझाऊंगा इस वीडियो में। कुछ लोगों के लिए घोस्ट या एक हवा का झोंका उन्हें डरा जाती है, इस टॉपिक पर भी बात करूंगा। लास्ट में गॉड किसी को फील होती है, किसी को नहीं, आखिर क्यों? मैं उम्मीद करता हूँ नेचर के लॉज को जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहोगे। क्या पता मेरा ये वीडियो आपके सोचने के दृष्टिकोण को ही बदल दे। कुछ एथिस्ट मुझसे कहते हैं, क्या तुम भगवान को मानते हो? मैंने बड़े ही सोच समझ के उत्तर दिया, हाँ मानता हूँ। तो फिर उस एथिस्ट ने मुझसे कहा, भगवान के होने का प्रमाण दो। मैंने कहा, मेरे पास गॉड के एग्जिस्टेंस का प्रूफ नहीं है। फिर उसने कहा, चलो कुछ समय के लिए मान लो भगवान नहीं है। मैंने मान लिया भगवान नहीं है। उसने फिर मुझसे कहा, फिर तुम इसे भी स्वीकार कर लो, ना कोई स्वर्ग है और ना ही कोई नर्क, ना ही कोई तुम्हारा हिसाब लेने वाला तुम्हारे कर्मों का। बस जब तुम जिस दिन आखिरी सांस लोगे वह तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इसके आगे जीवन की कल्पना करना व्यर्थ है। मैंने एथिस्ट से कहा, मैं आपके भावनाओं का सम्मान करता हूँ। हो सकता है आप कुछ हद तक सही हो, किंतु 100% नहीं। भगवान तो हर रिलीजन में होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन ही नहीं, आदिवासी के भी अपने भगवान होते हैं। और पता नहीं कैसे गॉड के एग्जिस्टेंस की वजह से किसी विशेष कम्युनिटी को इसका लाभ भी मिल जाता है। भगवान के ना होने वाले का तड़ाप बतलाने वाले की जनसंख्या बढ़ते जा रही है। उनका भी कहना सही ही है, जिन्हें कभी देखा नहीं उस पर विश्वास कैसे कर लूं। मैं तो ये बात स्वीकार कर लूंगा, भगवान नहीं है। क्या आप ये बतला सकते हो, यदि भगवान एब्सेंट है तो हमें किसने बनाया? आखिर लाइफ एग्जिस्टेंस में कैसे आई? 85% एथिस्ट इस सवाल का जवाब देंगे, वन एंड ओनली एवोल्यूशन। कुछ कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। ज़्यादातर एथिस्ट का कहना है किसी इंसानों ने अपने ही हाथों से भगवान की सारी झूठी कहानी लिख दी। आज से 500-600 साल पहले लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, तो उनकी कहानी जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफ़र होते चली गई और लोगों ने मान लिया ईश्वर है, कोई पाप और पुण्य का हिसाब लेता है और किसी डरे हुए व्यक्ति को मूर्ख बनाना आसान है। मैंने कहा, ये जो कहानी सुनाई आपने, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? वह एथिस्ट जिद पर अड़ गया, मैं जो बोल रहा हूँ वही 100% सत्य है। मैंने कहा, ये तो आपकी अपनी बनाई हुई थ्योरी है जो आप मुझ पर थोप रहे हो। उसने फिर विकिपीडिया निकाल के दिखलानी स्टार्ट कर दी। मैंने कहा, विकिपीडिया के एंडिंग पर देखिए, आप जो दिखला रहे हो वह भी आप ही के तरह किसी इंडिविजुअल के फैक्ट या फिर थ्योरी है। फिर उसने स्टार्ट कर दी एवोल्यूशन।
और बिग बैंग थ्योरी लाइफ के एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग। मैंने तो उसे भी नहीं स्वीकारा, क्योंकि साइंटिस्ट के बिग बैंग थ्योरी और इवोल्यूशन को पोस्टुलेट कहा गया है। पोस्टुलेट का अर्थ होता है मान लेना, ऐसे ही हुआ होगा, ना कि एग्जैक्टली यही ट्रूथ है। और बिग बैंग थ्योरी और इवोल्यूशन जैसे जैसे बहुत से थ्योरी साइंटिस्ट आए और देकर चले गए, भले ही यही दोनों पॉपुलर हुई, वह बात अलग है। मतलब मैं ना समर्थ हूं ये साबित करने में भगवान के एग्जिस्टेंस को, ना आप समर्थ हो ये साबित करने में भगवान के एग्जैक्टली ना होने को लेकर। फिर ऐसा क्यों होता है? गॉड के एग्जिस्टेंस पर डिबेट करने वाले उन कथाकथित एथिस्ट से डिबेट हार जाते हैं। रीजन, नॉन एथिस्ट प्रूव करने चले जाते हैं भगवान है, और एथिस्ट को गॉड के ना होने का प्रूफ नहीं देना पड़ता है। यानी उनकी प्लस पॉइंट यही चीजें हैं उन्हें हमेशा लीड में रखती है। कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं हम अपने आप बने हैं इवोल्यूशन और बिग बैंग के वजह से। तो मैं उन लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं, आप 100% प्रूफ दो बिग बैंग थ्योरी और एवोल्यूशन वाली थ्योरी सही है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं हमें किसी ने बनाया है, हम अपने आप नहीं बने हैं। मैं अपना स्टैंड एनीवन आवर क्रिएटर के टुवार्ड लेता हूँ। ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, इन सभी ऑर्गेनिज्म को देखिए, ये सभी चीजें काफी एडवांस तरीके से बनाई गई है। कुछ ऑर्गेनिज्म के फीमेल पार्टनर का चयन आपको बतलाता हूँ। एनिमल में लायन, शेर को जंगल का राजा बोला जाता है। जंगल में शेरनी एक से अधिक हो सकती है, 100 या 200 भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट शेर सिर्फ एक ही होगा, और जितनी भी शेरनी होगी 100 हो या 200, वह अकेला शेर ही सभी शेरनी के साथ सहवास या सेक्सुअल संबंध बनाएंगे। एग्जैक्टली इस केस में होता क्या है? नेचर अपना रोल प्ले करती है। शेरनी के लिए अपने बच्चे का ताकतवर होना इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि शेर को शिकार करने के लिए ताकत की आवश्यकता पड़ती है, और नेचर ने शेरनी के दिमाग में डाल रखा है जो शेर ताकतवर है उसकी जीन भी स्ट्रांग होगी, उन्हीं से संभोग करना है ताकि शेरनी को शिकार मिल सके। जैसे हम इंसान अपने बुढ़ापे का भी सोच के रखते हैं, यहाँ भी ऐसा होता है, बट डिफरेंट मेथड से। यदि शेर के बच्चे जवान हो जाते हैं और शेर बूढ़ा, शिकार करने में असमर्थ, तो शेर की फाइट उन्हीं के यूथ चिल्ड्रन से होती है। जो वार जीतता है वह जंगल में नया राजा बनता है, और बूढ़ी से लेकर यूथ शेरनी तक उनसे रिलेशनशिप स्थापित करती है, इवन उनके जन्म देने वाला उनका माँ ही क्यों ना हो। यदि रेयर ऑफ रेयर कंडीशन में जंगल में कोई दूसरा शेर आ भी गया, फिर भी किसी भी शेरनी के साथ सेक्स नहीं कर सकता तब तक जब तक पहले वाले शेर को वार या युद्ध में हरा न दे। यदि दूसरा शेर पहले वाले शेर को वार में हरा देता है, या तो पहले वाले शेर को मार देता है या फिर उसको जंगल खाली करवा देता है अपने सारे शेरनी को छोड़ के, और फिर वही शेर बाकी सारे शेरनी के साथ यौन संबंध स्थापित करता है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हनी बी का। इसमें एक मधुमक्खी का छाता होता है, सेंटर पर एजेड क्वीन बैठी होती है, मिडिल पोर्शन पर चाइल्ड मेल हनी बी, एंड पोर्शन पर सोल्जर होते हैं, एजेड और अनकेपेबल टू ब्रीड विथ क्वीन। जैसे ही चाइल्ड मेल हनी बी यंग मेल हनी बी में कन्वर्ट होता है, एक सर्टेन पीरियड के बाद रानी उड़ जाती है आकाश में। रानी एजेड है, उनके विंग अच्छे खासे डेवलप होते हैं, इसलिए यंग के रिस्पेक्ट में रानी काफ़ी लंबी उड़ान भरती है। बाकी के मधुमक्खी भी उड़ते हैं, बट सभी की कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। जो मधुमक्खी रुक जाती है एक लिमिटेड डिस्टेंस पर, सोल्जर उन्हें किल कर देता है, क्योंकि मुफ्त में उन्हें न्यूट्रिशन देना पड़ता है।
वैसे ही कोई एक ही ऐसा मधुमक्खी होता है जो रानी के साथ आधा डिस्टेंस कवर कर पाती है, बाकी को मार दिया जाता है सोल्जर के द्वारा। और वही एकमात्र यंग मधुमक्खी रानी के साथ ब्रीडिंग करता है। मतलब नेचर ने रानी के अंदर ये डाल रखा है, जो ज़्यादा फ्लाई करेगा वही एक अच्छा जीन वाला मधुमक्खी है। यहाँ पर नेचर ने सेलेक्ट इस हिसाब से करा कौन ज़्यादा उड़ सकता है कौन नहीं, उसी हिसाब से रानी उन्हें चूज करती है बाय ऑप्शन। अब लास्ट एग्जांपल ह्यूमन की लेते हैं। ह्यूमन एक सोशल एनिमल है और प्रेजेंट में ह्यूमन के सिलेक्शन के रीजन डिफरेंट हैं, जैसे इकोनॉमी, प्रॉपर्टी, जॉब, फिजिकल अपीयरेंस, जैसे कि उसी के अंदर कलर ऑफ स्किन, मस्कुलर स्ट्रेंथ इटीसी। बट एंशियंट टाइम में ऐसा नहीं होता था। वोमेन शुरुआत से ही पावरफुल मैन की तरफ अट्रैक्ट रही है। फीमेल के लिए मेल की हाइट ज़्यादा होना चाहिए, शोल्डर ब्रॉड होने चाहिए, मस्ट बी मस्कुलर, जो कि उसको प्रोटेक्शन दे सके। ऐसा इसलिए क्योंकि फीमेल को मेल शिकार ला के दे सके। पहले ऐसा भी होता था, जो मेल महिला के लिए लड़ नहीं सकता था उसको छोड़ के किसी और पुरुष के साथ चली जाती थी। और मेल के सिनारियों में ऑलमोस्ट 80% फीमेल के हिप ब्रॉड होने चाहिए, ब्रेस्ट बड़े होने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हिप का ब्रॉड होना नॉर्मल बेबी डिलीवर होता है। ब्रेस्ट का बड़ा होना चाइल्ड के लिए मीन की क्वालिटी अच्छी का इंश्योर करता है, और यही चीज़ें मेन के दिमाग में डाली हुई है बाय नेचर। ये जो स्किन कलर की इशू है उसके पीछे ब्रिटिशर और कुछ कंपनी जिम्मेदार है। अट्रैक्टिव मेल या फीमेल किसी भी कलर में हो सकते हैं। ज़्यादातर यूरोपियन वोमेन अपनी ब्रीडिंग ब्लैक मेल से करवाते हैं, बस उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। बस इतना ही ट्रूथ है बॉयज और गर्ल में कि दोनों ही ह्यूमन है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। नेचर ने फीमेल को कंट्रोल होने के लिए ही बनाया है। खुद भी महिला या लड़की चाहती है आप उसको कंट्रोल करो, बस वो आपको बार बार टेस्ट करती है क्या आप उसको कंट्रोल करने में समर्थ भी हो या फिर नहीं। आपको ऑर्डर दे के, आपको छोटे मोटे रीजन से बुला के, आप यदि अपना काम से अधिक उन्हें इम्पोर्टेंस दोगे तो जाहिर सी बात है बिना रीजन के आपको छोड़ देगी। लेकिन लड़के के कंडीशन में इनका बिल्कुल उल्टा होता है। लड़कों को यदि लड़की अपना काम से अधिक प्रायोरिटी दे तो लड़के बहुत खुश होते हैं, और यही बातें चिलचिला के अपने दोस्तों को भी बतलाते हैं, देखो मैं इस लड़की के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता हूँ। यही नेचर है। जमीनी स्तर की सच्चाई यही है, जो लड़का हमेशा लड़की के लिए अवेलेबल होता है, उनकी बातों को बच्चों की तरह मान लेता है। लड़की उन्हें छोड़ देती है, उन्हें वैल्यू नहीं देती, और वाइफ हो तो उनके नज़र में उनका अपना सम्मान नहीं होता है। इवन पुरुष तो अपने आत्मसम्मान को ही खो देता है। यदि महिला पैसा कमाए और पुरुष की अर्निंग नहीं होती है तो उस कंडीशन में भी पुरुष की डिसरिस्पेक्ट ही होती है, क्योंकि महिला का काम है कंट्रोल होना। यहाँ पर वह पूरे परिवार को लीड कर रही है। संसार में यूं तो कुछ भी ऐसे नहीं होता। ऑर्गेनिज्म वेल डिफाइन तरीके से एग्जिस्ट कर रही है, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई ना कोई इसका क्रिएटर जरूर होगा। नेचर के लॉ को आप जरा सा भी अनफॉलो करके देखिए, आपको रिजल्ट दिख जाएंगे। जितनी भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर एक दूसरे पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटर डिपेंडेंट है, और इसी इंटरडिपेंडेंट को बोलते हैं इकोसिस्टम। और ये इकोसिस्टम बहुत ही वास्ट और वेल एस्टेब्लाइज तरीके से काम भी कर रही है। जैसे यदि ह्यूमन ना हो तो प्लांट और ट्री की एग्जिस्टेंस धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। बहुत सारे पेट एनिमल ट्रबल करने लगेंगे। यदि ट्री और प्लांट ना हो तो एक्सेस हीट रिसीव करेगी कोई भी टाउन या विलेज या अर्थ का कोई भी कोना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्री और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब अपना भोजन खुद से बनाते हैं, वह भी सनलाइट को ट्रैप करने के बाद।
यदि ट्री और प्लांट ही ना हो तो फिर ये सनलाइट ट्रैप कौन करेगा? इसका मतलब सनलाइट ट्रैप नहीं होगा तो यहाँ पर टेम्परेचर किसी इंडिविजुअल एरिया में इंक्रीज होगी। इसलिए इस बार दिल्ली, पटना और राजस्थान का ये हाल है, क्योंकि रोड और हाईवे बनाने के चक्कर में बहुत सारे ट्री को कट डाउन कर दिया गया। जाहिर सी बात है, डिफॉरेस्टेशन यानी कटिंग डाउन ट्री ऑन अ लार्ज स्केल बहुत ही ज़्यादा हुआ। एफॉरेस्टेशन कम हुआ, प्लांटिंग ऑन ट्री ऑन लार्ज स्केल। इसी वजह से ऐसा देखने को मिला। मेरे कहने का अर्थ है, विदाउट क्रिएटर क्या ये सारी चीजें पॉसिबल है? कोई एथिस्ट क्या जवाब दे सकते हैं? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ह्यूमन में भी प्रोग्राम हो सकते हैं। कुछ पैरामीटर पर ही ह्यूमन वर्क करते हैं। ह्यूमन भी कुछ कॉमन नेचर होल्ड करते हैं, जैसे लाइक और डिसलाइक, हैप्पीनेस और सैडनेस, केयरिंग और केयरलेस, एंग्री और फियर या फिर फियरलेस, इमोशन या इमोशन लेस। इवन ये सारे ऑप्शन तो सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे लाइक, लव, केयर, एंग्री, हैप्पी etc। हमारी लाइफ एक क्लाइमैक्स की तरह है, उसमें उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। यदि पृथ्वी पर 7.2 बिलियन पीपल टैलेंटेड हो जाए तो फिर टैलेंट की कोई वैल्यू या रिस्पेक्ट नहीं रह जाएगी। यदि हर इंसान इंटेलिजेंट हो जाए, वाइस रहे यानी कि बुद्धिमान या क्लेवर या फिर हॉनेस्ट, तो जिंदगी में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं रह जाएगा। यदि क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट की इम्पोर्टेंस है तो ठीक उसी तरह लड़ाकू लड़के और कॉमेडियन लड़के भी इम्पोर्टेंस रखते हैं, ताकि इकोसिस्टम बना रहे। क्लाइमैक्स और थ्रिलर के आप यदि स्कूल या कॉलेज जाते होंगे तो आप कुछ ऐसे भी लड़के को पाओगे जिनके स्कूल या कॉलेज आने का ना कोई मोटिव है और ना ही कोई विजन दिखेगा, बट वह सभी स्टूडेंट के मनोरंजन करेंगे। इवन मेरे लिए तो लड़ाकू और कॉमेडियन लड़के ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, भले वह अलग बात है स्कूल के लिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट की नेसेसरी हो। कुछ ऐसे भी लड़कों के आपको ग्रुप दिख जाएंगे जिसमें 4 या 5 लड़के कहीं जा रहे हो, लेकिन एक लड़का उसमें प्लानिंग बनाते हुए नजर आएंगे। वह डिसाइड करेंगे कौन से होटल में जाने हैं और कौन से होटल में खाना खाना है। उसी के हिसाब से सारे डेट और टाइम शेड्यूल डिसाइड होंगे। उस केस में वहां पर वो लड़का डोमिनेट कर रहा है, बाकी जितने भी लड़के हैं सारे रिसेसिव इन नेचर है। मैं ये सारी चीजें उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो पंडित, पादरी, मौलाना ये बोलते हैं स्वर्ग या नर्क इसलिए भी बनाए गए हैं ताकि लोग अपराध करने से डरे, उन्हें ईश्वरों का खौफ हो। लेकिन मैं उन्हें बतला दूं, भगवान हो या ना हो, लेकिन हर इंसान क्रिमिनल, मर्डरर और सीरियल किलर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सभी के नेचर डिफरेंट हैं एक दूसरे से। समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मारपीट करते हैं, चोरी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। इनका भी होना नेसेसरी है, क्योंकि हर गांव में एक चोर मस्ट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंसानों की फितरत ही यही है, वह किसी भी चीज़ों से ऊब बहुत जल्दी जाते हैं। यही सारी चीज़ें जानवरों में भी देखने को मिलती है। हम इंसानों की प्रवृत्ति ही यही है, किसी भी चीज़ों से उबना या बोर होना बहुत ही जल्दी। इस हिसाब से इंसानों को तो 100 साल में ही जीने की इच्छा समाप्त होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 100 साल के बूढ़ी से मिलकर पूछना आपकी अब जीने की इच्छा समाप्त हो गई है या नहीं, फिर भी वह यही बोलेगी यदि शरीर साथ दिया तो मुझे अभी 100 साल और जीने हैं। 100 साल में मेरा आखिर हुआ ही क्या है? अभी तो मैं सही से जिंदगी भी नहीं जी हूँ। ऐसा क्यों? वह इसलिए नेचर ने सभी के लिए कुछ न कुछ क्लाइमैक्स और थ्रिलर बना रखी है। सुख, दुख, मान, सम्मान, अपमान, इमोशन से भर रखा है। इंसानों के लाइफ को ट्रेजरी से भर रखा है ताकि जीने की इच्छा
कभी भी इंसानों की समाप्ति ना हो। बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सत्य है जिसे मैं कभी स्वीकार करना नहीं चाहता हूँ, जिन्हें मैं बार बार इग्नोर करता हूँ। ह्यूमन के अंदर ही बहुत सारी हार्मोन पहले से मौजूद है, वह भी ब्रेन हमेशा रिलीज करती है। जो भी इंसान जैसा भी सोचता है उस हिसाब से सबकॉन्शियस माइंड एक्ट करती है। यदि आप सोच लो आप हैप्पी हो, मतलब आप ऑफिशियली हैप्पी हो। बहुत सारी थाउट आपके अंदर हैप्पीनेस वाली सर्कुलेट होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसे सोच सोच कर आप खुश बार बार होगे। आप सोच लो आप सैड हो, ब्रेन सैडनेस वाली निगेटिव हार्मोन रिलीज करेगी। आपका मन करेगा सैड सॉन्ग सुनने का, आपको अपने सारे दुख भरी कहानी याद आएगी, उसको सोच सोच के आप और दुख भरे कहानी में लिप्त हो जाओगे। आप यदि सोच लो आपको किसी लड़की से प्यार हो गया, सिंपल ब्रेन रिलीज कर देगा लव एपिथीनियम हार्मोन, फिर आपको उस लड़की से प्यार हो जाएगा। वह अलग बात है आप उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते हो, ख्वाबी पलाव पका रहे हो, आप अपने आप को हीरो मान बैठे हो, उस लड़की को हीरोइन। कुछ लड़कों को आप गुंडा भी मान चुके हो, जो आप पहले से ही डिसाइड कर चुके हो इन सभी 5-6 लड़के को पीटूंगा, इस लड़की को भगाऊंगा और शादी करूंगा। अपने आप को हीरो और लड़की को हीरोइन मान बैठे हो, लेकिन क्या पता उस लड़की के नज़र में आप उसके भाई ही हो, वह किसी और को हीरो मान चुकी है। ऐसा क्यों होता है आपको मैं एग्जैक्ट रीजन बतलाता हूँ। इंडिया की आबादी कुल 141.72 करोड़ है और दुनिया की आबादी 795.09 करोड़ है 2022 के वर्ल्ड डेटा के मुताबिक, और दुनिया भर में कुल 195 कंट्रीज है। भारत में 141.72 करोड़ वर्ल्ड हर इंसान की अपनी अपनी है। 5 साल के बच्चे से लेकर 95 साल के बुजुर्ग की दुनिया अलग है। ये जो आपको 141.72 करोड़ लोगों की नंबर दिख रही है, ये सारे लोग आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आपके वर्ल्ड में कौन एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं, इसका ग्रीन वीजा सिर्फ आप ही उन्हें दे सकते हो। जिस इंसान से आप अभी एक्टिवली मिल रहे हो वह आपके वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। जिस लड़की के बारे में आप सोचते हो वह आपके दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है, वह भी आपके परमिशन से। जिस इंसान से आपने मिलना और उसके बारे में सोचना छोड़ दिया, अब वो आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आपने क्लास 2 से लेकर क्लास 5 तक किसी प्राइवेट स्कूल साथ ही हॉस्टल में एडमिशन लिया था, वहाँ पर आपके बहुत से क्लोज फ्रेंड भी बन गए, बट फिर भी 6 से लेकर क्लास 10 तक किसी और स्कूल और हॉस्टल में एडमिशन ली, फिर वहाँ पर आपके और भी नए दोस्त बने। तो आप एक चीज़ नोटिस करना, आपके वर्ल्ड से पहले वाले सारे स्टूडेंट डिसअपेयर हो जाएंगे। इवन और अनलेस किसी इंडिविजुअल बॉयज और गर्ल्स के लिए आप पॉजेस नहीं हो तो। फिर मान लो एज आपकी 35 ईयर हो गई, पिछले 15-20 साल से आप उस स्कूल को विजिट नहीं करते हो जहाँ से क्लास 2 से लेकर क्लास 5 तक की स्टडी करी, फिर कभी बैठकर उस चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हो। ब्रेन आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको आपके पास्ट में टाइम ट्रेवल करवा देगी। वहाँ के जिन भी बच्चों को आप जानते हो उनसे आपको मिलवा भी देगी, लेकिन उनकी एज वही होगी जो आपके ब्रेन ने उस ड्यूरेशन कैप्चर किया था। जो उन बच्चों की अभी करंट न्यू एज होगी वह आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि वह बच्चे अब आपके वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ना ही उनका इमेज आपके ब्रेन ने कैप्चर करा है। प्लेस भी वही होंगे जो उस समय देखी थी। इतना ही नहीं, आप यदि अपने वर्ल्ड में पास्ट को 70 से 80% इम्पोर्टेंस दोगे तो आप उस ड्यूरेशन की बहुत सारी घटना ही नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों को और उसके मीनिंग को भी जान पाओगे, जो उस समय आप नहीं जानते थे और ना ही समझते थे। यही है ब्रेन की कैपेसिटी। आप अपने लाइफ को देखो, ज़्यादातर आप डेली 5, 6 या 10 आदमी से मिलते हो, बस उसमें से
2 या 3 ही आदमी आपके लिए एग्जिस्ट करती है, बाकी नहीं। लड़की लड़का ब्रेकअप दोनों के होते हैं। दर्द सिर्फ उन्हीं लड़का या लड़की को होती है जो किसी की वैल्यू एक्स्ट्रा करती या करते हैं। ब्रेन तो उनको इरेज करती है उनके वर्ल्ड से, उस लड़का या लड़की के डेटा को। बस उस इंडिविजुअल कपल के जिद्दीपना के वजह से वह लड़की उस लड़का के वर्ल्ड में क्वीन बन जाती है। इसी वजह से वह कभी ब्रेकअप से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इंसान यदि नॉन फेयरनेस, डर की सच्ची तस्वीरें फिर कोई है देख ले तो उसके लिए घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं उसके वर्ल्ड में। इसलिए जरा सी हवा के झोंका से उन्हें डर लगना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 70% अपने वर्ल्ड में घोस्ट को उन्होंने जगह दे दी। सेम गॉड के केस में भी जो इंसान भगवान को नहीं मानते हैं उसके लिए ऐसा कोई सुपर पावर, एंजल, मिराकल या वह मानते ही नहीं है कि उनसे कोई भी सुपीरियर इस दुनिया में है, जो कि एक अद्भुत या अदृश्य शक्ति है। और जो गॉड पर बिलीव करते हैं वो ये मानते हैं ये जो मूर्ति है ये मुझसे सुप्रीम है, इसने मुझे बनाया है, मैं इसके समीप तुच्छ हूँ, ये भगवान है और मैं इनका तुच्छ सा भक्त हूँ। रात दिन किसी इंडिविजुअल मंत्र का जाप करते रहते हैं तो जाहिर सी बात है उसके वर्ल्ड में 80 से 90% गॉड का एग्जिस्टेंस है। वह नहीं मानेगा भगवान नहीं है। अब कोई भी किसी पर थोप नहीं सकता है एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को लेकर, क्योंकि साइंटिस्ट के पास कोई भी पुख्ता प्रूफ नहीं है भगवान के होने या ना होने से। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के घंटे को दबा दें। अपना प्यार दिखाने के लिए एक छोटा सा कमेंट भी कर दे, इससे मुझे काफ़ी बूस्ट अप मिलता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी यादव भाइयों को और सभी हिंदू भाइयों को भी।